एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंकर सुपर ग्रेड्स। हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होते हैं? बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे आपके पास में। क्या आपके पास रहेंगे? पेयर ऑफ टेस्टिस रहेगा, एसेसरी डक्ट्स रहेंगे, ग्लैंड्स रहेगा और एक्सटर्नल जेनिटिलिया रहेगा। बेटा ये डायग्राम आपको एज इट इज याद रखना है। अगर हम बात करें हमारे जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस हमारे बॉडी के आउटसाइड स्क्रॉटम में, जिसको स्क्रॉटल सैक भी बोलते हैं, वहां हैंग आउट रहते हैं बाहर हमारी बॉडी से। उसका कारण ये है बेटा क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उससे तकरीबन 3-4 डिग्री सेल्सियस अराउंड 34 के आसपास चाहिए टेम्परेचर। यही कारण है कि टेस्टिस को स्क्रॉटम में, स्क्रॉटल सेक में बाहर प्रेजेंट रहते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे बेटा, तो एडल्ट्स में अगर हम बात करें तो टेस्टिस जो है वो ओवल शेप की रहेगी, जिसकी लेंथ रहेगी बेटा 4 to 5 सेंटीमीटर और उसकी विद जो थिकनेस रहेगी वो रहेगी बेटा 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है। टेस्टिस जो है बेटा वो डेंस कवरिंग से घिरी हुई रहती है और हर एक टेस्टिस में अराउंड 250 टेस्टिकुलर चैम्बर्स रहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं। ठीक है। अब बेटा मैं ये पूरा ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये मैं आपको समझा देता हूं एक छोटे से फ्लो चार्ट में। छोटे से फ्लो चार्ट में टेस्टिस के अंदर क्या होता है बेटा? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं किसके? टेस्टिकुलर लोब्यूल के। उसके अंदर हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होता है? 1 to 3 बहुत डेंसली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है अंदर से इनसाइड वो लाइंड होता है 2 सेल से। पहला है मेल जर्म सेल्स और दूसरा है बेटा सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल्स ही मियोसिस करके क्या बनाता है? वो स्पर्म फॉर्म करता है और सर्टोली सेल का काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको? मेल जर्म सेल्स को। अब बेटा मैंने क्या बोला? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनसाइड से तो 2 सेल से लाइन था, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। आउटसाइड जो है बेटा ब्लड वेसल्स होती हैं और एक और स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। यही लेडिक सेल सिंथेसाइज भी करता है और सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको बोलते हैं हम लोग एंड्रोजन। ठीक है। और बेटा इसके आसपास में और इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहा बेटा इसका फ्लो चार्ट। आगे अगर हम बात करते हैं बेटा, तो कितनी एसेसरी डक्ट्स हैं, कौन पहले आएगा, फिर कौन किस में खुलेगा, इसके लिए भी मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्सेलेंट वाला फ्लो चार्ट। चलो ध्यान दो। टेस्टिस के अंदर हमने ये देख लिया बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही हमारे स्पर्म्स बन रहे थे। ठीक है। क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो लाइनिंग थी इनसाइड अंदर वाली लाइनिंग, उसी में मेल जर्म सेल्स था और वही हमारा मियोसिस करके स्पर्म्स बना रहा था। तो बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुलता है रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस खुलता है फिर जाते कि बेटा वसा एफरेंशिया में। ये सब कुछ किसके अंदर चल रहा है? टेस्टिस के अंदर। अब वसा एफरेंशिया जाके खुलता है एपिडाइडेमिस में। किसमें खुलता है बेटा? एपिडाइडेमिस से। यहां पे टेस्टिस से बाहर निकल चुके हैं स्पर्म्स। अब एपिडाइडेमिस खुलता है बेटा वास डेफरेंस में। ठीक है। वास डेफरेंस में क्या होता है? वास डेफरेंस आगे बढ़ता है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से एक लूप ले लेता है। एक ट्यूब जाता है जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से एक लूप ले लेता है। ठीक है। वो लूप ये देखो इस तरीके से ये जा रहा है और यूरिनरी, ये देखो ये जा रहा है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से एक लूप ले लिया। ठीक है। अब जब वो लूप ले रहा होगा वहीं से ही क्या होगा? सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड भी आकर जुड़ जाएगा और बेटा वो जाकर यूरेथ्रा में खुलेगा। यूरेथ्रा इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रल मीटस से, जो बेटा एंड पॉइंट है, टिप है हमारे जेनिटल ऑर्गन का, मेल का, पेनिस का, वहां से आपका बॉडी के आउटसाइड स्पर्म्स निकल जाएंगे। ठीक है। ये हो गया बेटा इसका पूरा पार्ट। आगे देखो, आगे देखें बेटा, तो पेनिस ही मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, ये मैंने आपको अभी बताया। ठीक है। ये किससे बना होता है? स्पेशल टिश्यूज से बना हुआ है जो बेटा पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक। आगे अगर हम बात करूं बेटा, तो पेनिस में कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती है। कुछ ऐसे चैम्बर्स हैं जब इरेक्शन के दौरान ब्लड उसमें भर जाता है, इस कारण से बेटा पेनिस का इरेक्शन हो जाता है। और फ्लैसिड कब होगा? जब ब्लड खत्म हो जाएगा, उसमें से हट जाएगा। ठीक है। एनलार्ज एंड पेनिस, पेनिस का जो बेटा एनलार्ज पार्ट है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस
और उसके ऊपर की स्किन को बोलते हैं बेटा फोर स्किन। ठीक है, आगे बात करें बेटा, मेल एसेसरी ग्लैंड जो हैं उनमें है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के दो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसको बोलेंगे पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब बेटा इनका जो सिक्रीशन होता है ग्लैंड्स का, ये बेटा सेमाइनल प्लाज्मा होता है जो फ्रक्टोज में रिच होता है, कैल्शियम रिच होता है और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। और बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन जो है वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने में पेनिस में, जब पेनिस इंसर्ट होगा वेजाइना के अंदर ड्यूरिंग कॉप्युलेशन। ठीक है, यहां आता है बेटा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिए आप लोग। हम जानते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज रहती हैं। ठीक है, जिनमें पेयर ऑफ ओविडक्ट रहेंगी, दो ओवरीज हैं, तो बेटा सीधी सी बात है हर एक ओवरी से ओविडक्ट निकलेगी एक एक। यूट्रस रहेगा बेटा, सर्विक्स रहेगा, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। अब बेटा ये सारे पार्ट्स जो हैं सिस्टम के मेमरी ग्लैंड के साथ में क्या करते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करते हैं किन प्रोसेसेस को, ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड की केयर को। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। ओवरीज जो है बेटा वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो क्या निकालती हैं, ओवम निकालती हैं। ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो क्या निकालती हैं, फीमेल गैमेट निकालती है, इसको ओवम बोलते हैं, और कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन निकालते हैं जिनको ओवेरियन हार्मोन्स भी बोला जाता है। अब ये ओवरीज जो है बेटा ये एक एक साइड लोकेटेड होती है लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, मतलब अगर एक साइड लोकेटेड है, दूसरी साइड लोकेटेड रहेगी। ठीक है, और ये ऊपर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो एब्डोमेन में रहती है, पर ये है कि अब आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर से बता रहा हूं, एक साइड है, एक साइड है। ठीक है, आगे देखिए, हर एक ओवरी जो रहती है बेटा वो अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में रहती है और कनेक्टेड रहेगी किससे, पेल्विक वॉल से और आपके यूट्रस से कुछ लिगामेंट्स के थ्रू। और बेटा हर एक ओवरी जो है वो कवर्ड रहती है किससे, एपिथेलियम सेल से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और यही एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं ये कवर करते हैं किसको बेटा, ये कवर करते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा को। और ये जो स्ट्रोमा है वो फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट में। पहला वाला पार्ट होता है बेटा पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा वाला पार्ट होता है बेटा इनर मेड्यूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम बात करें बेटा ओविडक्ट की, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, द ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब जो है यूट्रस और बेटा वेजाइना के साथ में वो फीमेल एसेसरी डक्ट ये सब बनाते हैं। ठीक है, अब बेटा हर एक फेलोपियन ट्यूब जो है वो अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और कहां जाकर खुलती है बेटा, वो जाकर खुलती है यूट्रस में। ठीक, अब बेटा द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। ठीक है, तो बेटा फनल शेप्ड ये आपको दिख रहा है, ये फनल जैसा आपको इनफंडिबुलम दिख रहा है। हमारा फनल कैसा होता है, हमारा फनल ऐसा सा होता है ना बेटा, तो ये भी सेम देखो इस तरीके से दिख रहा है। तो फनल शेप्ड इनफंडिबुलम है किसके पास में बेटा, आपके किसके पास में बेटा, आपके जहां पर आपकी ओवरीज लोकेटेड है वहां पर। ठीक है, अब बेटा एजेस ऑफ इनफंडिबुलम, इसकी जो एज है वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको बेटा फिम्बरी बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं बेटा ओवम को रिसीव करने में जब ओव्यूलेशन होगा। यही यहां से ओव्यूलेशन हुआ, ये रिसीव करेंगे और वही ओवम यहां आकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इधर कहीं आकर वो क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। आगे देख रहे हैं बेटा, इनफंडिबुलम जो है वो लीड करेगा बेटा वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट को जिसको बोला जाता है एम्प्यूला। ठीक है, ये इनफंडिबुलम से कहां आया, ऊपर आ गया एम्प्यूला, एम्प्यूला से आएगा कहां पे, इस्थमस में। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का बेटा उसको इस्थमस बोलते हैं। वो नैरो होता है और ज्वाइन करता है किससे, यूट्रस से ज्वाइन करता है। ये आ गया आपका बेटा यूट्रस, ये आ गया बेटा आपका क्या, यूट्रस। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देखिए यूट्रस जो है वो एक ही यूट्रस होता है एक फीमेल के अंदर, और उसी को बोलते हैं वोम्ब, मां की कोख, वो यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस का शेप जो होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। अगर आप देखो बेटा पेयर का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरीके का पेयर होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर भी बेटा इन्वर्टेड पेयर शेप भी यूट्रस आपको दिख रहा है। आगे देखें, यूट्रस सपोर्ट किससे रहेगा, अभी पढ़ा था मैंने, लिगामेंट से सपोर्टेड रहेगा और पेल्विक वॉल से जुड़ा हुआ रहेगा। यूट्रस ओपन होगा बेटा वेजाइना में एक नैरो सर्विक्स के थ्रू। ये रहा यूट्रस, ये रहा आपका सर्विक्स वाला पार्ट और ये रहा बेटा वेजाइना वाला पार्ट।
ठीक है, यहीं पर ही इतने ही पार्ट में आपका पेनिस का इंसर्शन होता है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स की ये जो कैविटी है, ये वाला पार्ट जो है, इसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। विच अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। बेटा जब बच्चा बाहर आता है वेजाइना से, तो वो इसी वाले पार्ट से बाहर आएगा, इतने पार्ट से। ठीक है, द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। उसमें 3 लेयर होती है बेटा, दिया हुआ एंडो पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, फिर मायोमेट्रियम, और अंदर वाली है एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये एंडोमेट्रियम जो है ना, ध्यान देना इस चीज को। एक्सटर्नल थिन लेयर जिसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडिल है थिक लेयर जिसको बोलते हैं बेटा मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो है एंडोमेट्रियम, जो बेटा यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है। ठीक है, ये जो दिख रही है ना, ये वाली, ये पिंकिश पिंकिश जो दिख रही हैं, ये वाली जो दिख रही हैं, ये सारी आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स है। ठीक, अब बेटा बात क्या है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, क्या आती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मेंसेस आते हैं, तो यही एंडोमेट्रियम की लाइन जो है वो शेड हो जाती है और ब्लीडिंग के थ्रू वो बाहर निकलता है। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, ये है आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेला। इसी तरह से बेटा फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेला दिखता है। अब आगे देखें, इसमें रहेगा बेटा मॉन्स प्यूबिस प्रेजेंट रहेगा, लेबिया मेजोरा रहेगा, लेबिया माइनोरा रहेगा, हाइमेन रहेगा और क्लिटोरिस रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, तो जो सबसे थिक वाला पार्ट जो बाहर की तरफ दिखेगा उसे लेबिया मेजोरा बोलते हैं। उससे अंदर वाला पार्ट जो है वो है लेबिया माइनोरा, ये पिंकिश दिखेगा, और लेबिया मेजोरा जो है वो आपका स्किन कलर का दिखेगा। ठीक है, अब और उसके आगे देखेंगे बेटा, तो लेबिया माइनोरा, फिर रहेगी बेटा आपकी एक हाइमेन। ठीक है, क्या रहेगी आपकी, हाइमेन रहेगी। ठीक है, यहां पर ये टॉर्न हाइमेन है। टॉर्न हाइमेन का मतलब ये है बेटा, कभी कभी किसी किसी केसेस में क्या है बेटा, कि हाइमेन को, मतलब वो रूडिमेंटरी थिंकिंग है कि हाइमेन को क्या बोलते हैं, वर्जिनिटी का साइन माना गया है। हाइमेन को क्या माना गया है, वर्जिनिटी का साइन माना गया है। लेकिन बेटा बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज में भी हाइमेन ब्रोक हो जाती है, तो इसको वर्जिनिटी का साइन मानना तो बेवकूफी है, क्योंकि कई केसेस में ऐसा है कि वर्जिनिटी लूज होने के बाद भी हाइमेन वहां पर रिटेन रहती है। तो एनीवेज आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद है बेटा क्लिटोरिस। क्या है, क्लिटोरिस। ठीक है, अब आगे देखिए, मॉन्स प्यूबिस जो है, मॉन्स प्यूबिस is a cushion of fatty tissue which covered by skin and pubic hair. mons pubis जो है वो एक कुशन है फैटी टिश्यूज का, जो किससे कवर रहेगा आपका, वो कवर रहेगा बेटा स्किन से और प्यूबिक हेयर से। लेबिया मेजोरा जो है वो फ्लैशी रहेगा, मैंने बता चुका हूं, और बेटा एक्सटेंड डाउन द mons pubis एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग को वो कवर करके रखेगा। लेबिया माइनोरा पेयर्ड में है। ठीक है, अब आगे बोलो, और ये जस्ट लेबिया मेजोरा के अंदर पाए जाते हैं। और बेटा ओपनिंग ऑफ वेजाइना जो है बेटा, वो इज ऑफन कवर्ड बाय पार्शियली मेम्ब्रेन, जिसको हाइमेन बोला जाता है। क्लिटोरिस जो है बेटा, वो टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो जस्ट अपर जंक्शन पर प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा के। आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, इसलिए मैंने कहा था बेटा इसको साइन ऑफ वर्जिनिटी भी बोला जाता है। हाउएवर इट कैन आल्सो ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पॉन्स। वेजाइनल टेम्पॉन्स कब लगाया जाता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक, या तो फिर हम लोग सैनिटरी पैड्स यूज कर सकते हैं, या हम यूज कर सकते हैं वेजाइनल टेम्पॉन्स। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग एटसेट्रा। आगे बात करें बेटा, कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं, सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद भी, कॉपुलेशन के बाद भी हाइमन परसिस्ट करती है। इनफैक्ट the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. आगे बात कर रहे हैं बच्चों, फंक्शन क्या है मेमोरी ग्लैंड का, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको एक बार डिटेल में जल्दी से पढ़ लेते हैं। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल। फीमेल मैमल्स में अगर उनका मेमोरी ग्लैंड फंक्शन नहीं है, अच्छा देखो, मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन होता है जैसे ही बर्थ कैनाल से, बर्थ कैनाल क्या है, सर्विक्स प्लस वेजाइना मिलाकर, जैसे ही बेबी बाहर आएगा, पार्चुरेशन हो जाएगा, तुरंत आपका मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, पेयर्ड में रहेंगे, पेयर्स रहेंगे बेटा, दैट कंटेन्स, उनके अंदर रहेगा ग्लैंडुलर टिश्यूज और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, यही आपके ब्रेस्ट साइज का डिपेंडेंसी भी यही है, ग्लैंडुलर टिश्यूज और अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है,
आगे बात कर रहे हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 50 to 20 मेमोरी लोब्स, जिसके अंदर क्लस्टर्स ऑफ सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा एल्वियोलाई। आगे देखें बेटा, जो एल्वियोलाई के सेल हैं वही सिक्रीट करेंगे मिल्क को और स्टोर करते हैं बेटा कैविटीज ऑफ एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई जो है बेटा वो ओपन होगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ये ट्यूब्यूल जो है मेमोरी डक्ट के थ्रू बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब हम पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस, एक पूरी प्रोसेस है, किस तरह से गैमीट्स बनते हैं उसको हम जानेंगे। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग स्पर्म्स का प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसका पढ़ेंगे हम लोग oogenesis के बारे में भी, ठीक है। हम देख रहे हैं बेटा गैमेटोजेनेसिस, चलो ध्यान दो। तो बेटा अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो इसमें ध्यान दो, गैमेटोजेनेसिस नाम से है गैमीट्स का फॉर्मेशन। अब ये अगर स्पर्म बनेगा बोलना स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर बनेगा आपका ओवम तो बोलना बेटा oogenesis, ठीक है। उसका स्पेलिंग है OOGENESIS, oogenesis को oogenesis में पढ़ना है, इट्स oogenesis। और अगर बनेगा स्पर्म तो इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा जो है बेटा, ये पूरी चीजें, ये सब जो लिखा हुआ है, एक बार मैं फिर से स्लाइड्स कर दे रहा हूं बेटा, एक बार पॉज दबाकर जल्दी जल्दी कर लो बेटा। ये स्लाइड प्लस ये वाली स्लाइड प्लस ये वाली स्लाइड, ये सब बेटा, ये वाली स्लाइड भी मिला लो, ये सब बेटा मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दे रहा हूं। ये रहा वो फ्लो चार्ट। इसके बाद यहां पर बेटा किस तरह से हॉर्मोन्स इफेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रही है, ये सब कुछ कंप्लीट दिया हुआ है इस पेज में। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं बेटा सबसे पहले किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, जब हमारे पास में बेटा इमेच्योर मेल जर्म सेल्स रहते हैं। हम पढ़ चुके हैं बेटा मेल जर्म सेल्स ही क्या बनाते हैं, स्पर्म्स फॉर्म करते हैं। इमेच्योर जर्म सेल्स जैसे ही अटेन करते हैं प्यूबर्टी, जब हम प्यूबर्टी पे आएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एक मेल का डेवलप होना शुरू होगा, उस टाइम पर क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैसे बनेगा आपका स्पर्म, और फिर हम पढ़ेंगे कौन कौन से हार्मोन्स उसको रेगुलेट करेंगे प्यूबर्टी के टाइम पर। तो पिंक से मैंने लिखा हुआ है सारे हार्मोन्स, हार्मोनल फंक्शन क्या क्या रहेगा, और ये हमने लिखा है पूरा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगा। तो बेटा जब प्यूबर्टी होगी सबसे पहले क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया जो है, क्या है बेटा, स्पर्मेटोगोनिया जो है, जो डिप्लॉयड रहेगा, उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, और ये कहां प्रेजेंट रहेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड वाली वॉल में। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनिया है, सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनिया है, तो बेटा बात क्या है, जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है जो डिप्लॉयड रहेगा, 46 क्रोमोसोम जो कहां प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनसाइड वाली वॉल में। उन स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ ऐसे स्पर्मेटोगोनिया हैं जो पहली मियोटिक डिवीजन करेंगे। फिर बोल रहा हूं, जो स्पर्मेटोगोनिया हैं जिनके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो हैं वो क्या करेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेंगे। और वो स्पर्मेटोगोनिया जो पहली मियोटिक डिवीजन करते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब बेटा जब पहली मियोटिक डिवीजन हो गई तो रिडक्शन डिवीजन हुआ है, तो 46 का आधा करो क्या बचा, 23। तो बेटा आपका बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बन गया आपका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे, सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेंगे, तो बनेगा बेटा आपका 4 स्पर्मेटिड्स, क्या बनेंगे आपके, 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम्स थे और रिडक्शन डिवीजन हुआ, पहला मियोटिक हुआ, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 हुए, तो दूसरे मियोसिस में तो और कम हो जाना चाहिए। पर सर 11.5 क्रोमोसोम कैसे जा सकते हैं, नहीं बेटा, चूंकि ये देखो ब्लैक से लिखा हुआ है, चूंकि क्रोमोसोम्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ऑलरेडी हैप्लॉइड स्टेट में है, इसलिए सेकेंड मियोटिक डिवीजन में भी जो हमारे 4 स्पर्मेटिड बने हैं उनमें भी क्रोमोसोम नंबर 23 ही रहेंगे। अब आगे देखो बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। और ये स्पर्मेटोजोआ जो है, इसके जो हेड्स हैं वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहेंगे और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ये बाहर निकाल देंगे।
सेमी फेरस ट्यूब्यूल से ये बाहर आ जाएंगे बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मिएशन। ठीक, अब बेटा कौन कौन से आपके हार्मोनल फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा बेटा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स ये जाकर एक्ट करेंगे किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो टाइप के हार्मोन निकालेगा, पहला है बेटा लुटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है बेटा जाकर वो एक्ट करेगा लेडिक सेल्स के ऊपर, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स भी। वो लेडिक सेल्स एंड्रोजन निकालेंगे और ये एंड्रोजन करवाएगा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, वहीं जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन था बेटा वो एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पर, और सर्टोली सेल्स कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं जो आपके स्पर्मियोजेनेसिस में काम आएंगे। ये रहा बेटा हमारा कंप्लीट किसके एक्सप्लेनेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस का। एक बार देख लो, आप एक बार पॉज दबाकर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा आज तक के इतिहास में ये। आगे देखिए, अब हम देखते हैं स्पर्म को भी स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बेटा ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है आपके स्पर्म्स, जिसमें हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और टेल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटा वो पूरे स्पर्म को घेर के रखा हुआ रहता है। स्पर्म का हेड जो है बेटा उसमें रहते हैं बेटा एलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस, और जो एंटीरियर पोर्शन है वो कवर होता है बेटा कैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है एक्रोजोम। ये रहा बेटा कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है एक्रोजोम, और यही एक्रोजोम रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओवम में पियर्सिंग करके अंदर जाने के लिए ओवम के। एक्रोजोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। द मिडिल पीस, जो मिडिल पीस है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि स्पर्म का मूवमेंट हो सके उसकी टेल का। क्यों, क्योंकि बेटा वेजाइना में निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा स्पर्म्स, और उसको मूव करके कहां तक जाना है, एम्प्यूला रीजन तक जाना है फॉर फर्टिलाइजेशन। आगे बात कर रहे हैं बेटा, ह्यूमन मेल जो है वो इजेक्यूलेट करता है अराउंड 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस। कितने, 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एट लीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल। देखो अगर आप चाहते हो फर्टिलाइजेशन हो तो कम से कम 60%, यानी कि कितना हो जाएगा, 120 से लेकर 180 मिलियन के पास में क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए, और 40% विग्रस मोटिलिटी शो करेंगे। आगे देखिए, स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसिसाई डक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, और यूरेथ्रल मीटस के थ्रू वो बाहर आ जाएंगे। ये रहा बेटा इसका एक कंप्लीट फ्लो चार्ट इस तरीके से। ठीक है, ये रहा एक और एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों किसकी, अब बारी आती है oogenesis की, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, ओवम बनाने वाले हैं, किस तरह से बनेगा। तो वो भी हम क्या किसके थ्रू पढ़ेंगे, एक फ्लो चार्ट के थ्रू, उसको भी पढ़ लेंगे, है ना। चलो इसको पढ़ते हैं, ध्यान दो। अब बेटा बात ये आती है, हमने क्या पढ़ा अभी तक, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है ना। मेल जर्म सेल्स आराम से बैठा रहता है, जब प्यूबर्टी अटेन होती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। पता है आप लोगों क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में उसके मरते दम तक भी चलेगा, यानी कि अ ह्यूमन मेल कैन रिप्रोड्यूस टिल इट्स लास्ट ब्रेथ, बट ये चीज बेटा फीमेल्स में नहीं होती है। समझाता हूं मैं क्या है oogenesis, लेकिन बेटा मैं ये वाली स्लाइड प्लस ये वाली स्लाइड प्लस ये पूरी स्लाइड प्लस ये स्लाइड प्लस ये स्लाइड, ये सारी स्लाइड्स अलोंग विद, ये तो डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तक मैं ये सारी स्लाइड्स का एक बढ़िया सुंदर सा फ्लो चार्ट देख लो। मैंने कहा था फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ना ही सबसे बेस्ट तरीका है बेटा। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसेसेस, और प्रोसेसेस को पढ़ने का क्या बेस्ट तरीका है, फ्लो चार्ट। ठीक है, चलो आगे देखो जल्दी जल्दी क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, oogenesis की, तो बेटा oogenesis बेटा एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ही शुरू हो जाता है। जब एक फीमेल एम्ब्रियो है तभी oogenesis होना उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, मिलियन गैमीट मदर सेल्स जिसको oogonia बोलते हैं वो बहुत सारी बन जाएगी। क्या बनेंगे बेटा,
मिलियन गैमीट मदर सेल, जिनको ऊगोनिया बोल रहे हैं, वो बन गए। मतलब एम्ब्रियो जब फीमेल जब एम्ब्रियो रहेगी तो ऊगोनिया मिलियंस में बन गए। ठीक। अब ये ऊगोनिया क्या करेंगे बेटा, मियोटिक डिवीजन करेंगे, और मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में अरेस्ट होकर, अरेस्ट मतलब वहीं पर ही रुककर आगे आ जाएंगे। अब जब ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो चुके हैं, तब ऊगोनिया को बोला जा रहा है क्या, प्राइमरी oocyte बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, अपने आजू बाजू ग्रेन्युलोसा ग्रेन्युलोसा सेल्स की एक लेयर को कवर कर देगा, तो उसको बोलेंगे बेटा वो बन गया प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो है, इसमें से बहुत सारे जो हैं वो प्यूबर्टी आने तक, एक बेचारी लड़की की प्यूबर्टी आने तक जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो बहुत सारे तो डिजनरेट हो जाते हैं। बचते कितने हैं, केवल 60,000 से 80,000 के आसपास तक बचते हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो हैं अपने आजू बाजू और ज्यादा ग्रेनुलोसा लेयर को बना लेंगे, और साथ में थीका बनाएंगे। क्या बनाएंगे, थीका। और ये थीका जो है बेटा, ये ऑर्गेनाइज रहेगा, इनर साइड में बोलेंगे थीका इंटरना, और बाहर बोलेंगे बेटा थीका एक्सटर्ना। ठीक है। तो जब वो प्राइमरी फॉलिकल ने अपने आप को, जो बचे कुचे 60,000 80,000 थे, जब उसने अपने आप को और ग्रेनुलोसा सेल से कवर कर लिया, तो बोलेंगे उसको सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बेटा टर्शरी फॉलिकल में, और टर्शरी फॉलिकल में बेटा एक कैविटी रहेगी जो फ्लूइड से भरी हुई रहती है, उसको बोलते हैं बच्चों क्या, एंट्रम। अब ये टर्शरी फॉलिकल एक ऐसी स्टेज है, इस स्टेज पर क्या है, जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल था वो धीरे धीरे साइज में बढ़ चुका है। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो, नहीं प्राइमरी फॉलिकल नहीं, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल नहीं, प्राइमरी oocyte। ठीक है। इस स्टेज तक आते आते क्या होगा बच्चों, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। एट दिस स्टेज जो हमारा प्राइमरी oocyte था ना, जो प्राइमरी oocyte था, वो प्राइमरी फॉलिकल, और यहां पर बेटा वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, साइज में ग्रो हो चुका है, और कंप्लीट कर चुका है अपनी पहली मियोटिक डिवीजन। ठीक है। अब बेटा मियोटिक डिवीजन करा है, और ये मियोटिक डिवीजन जो होती है ना, वो अनइक्वल डिवीजन होती है। इक्वल डिवीजन होती है, दोनों बराबर बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जा रहे होते। अनइक्वल डिवीजन में क्या होगा, नहीं मतलब बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन जा रहा होता सेल का पूरा। अनइक्वल डिवीजन में क्या होगा, एक बन जाएगी पोलर बॉडी, और एक बन जाएगा बेटा सेकेंडरी oocyte। एक बन जाएगी क्या, पोलर बॉडी, एक बनेगा सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte जो है अपने आसपास एक और नई लेयर बना देगा, जिस लेयर को हम नाम दिया है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है। अब ये टर्शरी फॉलिकल जो है, ये सब किसके अंदर हो रहा है अभी तक, ये सब हो रहा है टर्शरी फॉलिकल के अंदर। ये टर्शरी फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, मैच्योर फॉलिकल में, जिसको बोलते हैं बच्चों ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ओव्यूलेशन के दौरान ये रप्चर होगा, जब प्यूबर्टी अटेन कर चुकी है फीमेल, उसके अंदर मीनार्क आ चुका है, मेंसेस शुरू हो चुके हैं, तो जब ओव्यूलेशन होगा तो रप्चर होगा ग्राफियन फॉलिकल, और क्या बना देगा आपका सेकेंडरी oocyte। आई बात समझ में, यही है पूरा बेटा आपका oogenesis। आई बात समझ में। अब हमारी बारी शुरू होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम बात करें तो उसको पढ़ते हैं, समझो, ध्यान दो। तो बेटा ध्यान दो जल्दी से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बेटा क्या पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। यहां पर देखो क्या कहानी है। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है बेटा फीमेल प्राइमेट्स में, उनको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। और जो बेटा जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनमें आती है ईस्ट्रस साइकिल। आगे हम बात कर रहे हैं बेटा फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब बिगिन होती है प्यूबर्टी के टाइम पर। ठीक है। तो उसको बोला जाता है बेटा मीनार्क बोला जाता है। आगे अगर हम बात करें इन ह्यूमन फीमेल्स क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन जो है, menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days। फीमेल्स में क्या होता है, ह्यूमन फीमेल्स में 28-29 डेज के इंटरवल में वापस से क्या आ जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल वापस से आ जाती है। और एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुएशन के बाद से अगली मेंस्ट्रुएशन होने तक जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब क्या होगा, वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि बेटा 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर है तो उसके बीच में 14वें दिन 14th डे ओवम रिलीज होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब आपकी सेकेंडरी आपका जो oocyte है वो बाहर आ गया है। ठीक है। अब ध्यान दो,
जो मेजर इवेंट्स रहेंगे वो आपके बेटा इस फिगर में दिखाए हुए हैं, ये सारे मेजर इवेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बेटा 14th डे में बेटा लुटिनाइजिंग हार्मोन भी बहुत ज्यादा है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बहुत ज्यादा है। यहीं पर ही देखोगे बेटा ईस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल कब हाई होंगे, जब आपका खत्म होने वाला होगा मेंस्ट्रुएशन, तब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल हाई रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब अब क्या है बेटा, द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, और ये 3 से 5 दिन रहता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो में हो क्या रहा है, बेसिकली एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है यूट्रस की, हम बताया 3 लेयर थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है ब्लड वेसल साथ में बेटा ब्रेक हो जाती है, और वो डिस्चार्ज के साथ जब बाहर निकलता है उसी को बोलते हैं ये है मेंस्ट्रुअल फ्लो। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस and its blood vessels which forms liquid that comes out through the vagina. आगे बात करेंगे बेटा, menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. menstruation कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा उस केस में। ठीक है, अब एक बात सुनो, कई बार क्या होता है मेंस्ट्रुएशन कई बार फीमेल्स में नहीं भी होता है। ठीक है, अब इस केस में जब मेंस्ट्रुएशन नहीं ही हो रहा है तब बेटा क्या होगा, हो सकता है वो फीमेल या तो स्ट्रेस में हो या उसकी हेल्थ भी पुअर है। ध्यान देना बेटा, स्ट्रेस और पुअर। तो बेटा अगर हम बायोलॉजिकली देखें ना, तो फीमेल्स देखो, अगर मेल किसी स्ट्रेस में है तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा मेल को। मेल अगर किसी स्ट्रेस में है या कमजोर है थोड़ा, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल चलता रहेगा। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं है बेटा। अगर फीमेल डिप्रेशन में है तो बेटा उस केस में भी मेंसेस में बहुत गैप रहता है, यानी कि अगर 28th डे आ रहा है तो कभी 40th डे आएगा, कभी 45th डे आएगा, और किसी रेयर केसेस में तो 1 महीना पूरा स्किप हो जाता है। ठीक, और अगर पुअर हेल्थ है किसी लेडी की, फीमेल की, उस केस में भी बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, इसलिए हमें बायोलॉजिकली लड़कियों को बहुत खुश रखना चाहिए। ठीक है, तो लड़कियों को खुद में भी खुश रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए, है ना। और हम लड़कों का ये दायित्व होता है कि वो लेडी कोई भी हो, हमारी दोस्त हो, हमारी बहन हो, हमारी बीवी हो, हमारी कलीग हो, हमारे आसपास कोई भी फीमेल हो, जितनी खुशी बांट सको उतनी बांटो, क्योंकि बायोलॉजिकली मेल्स को स्ट्रेस में, डिप्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा फिजियोलॉजिकली, बट फीमेल्स को पड़ेगा। इमोशनली तो ऑब्वियसली दोनों को पड़ेगा, बट फिजियोलॉजिकली फीमेल्स को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो खैर, हाँ अब इसमें बहस करने मत बैठ जाना, नहीं नहीं मेल में भी स्ट्रेस हार्मोन्स निकलेंगे, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन। भाई मेरा टॉपिक ही रहा है रिसर्च का साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो उसमें मुझसे बहस मत करो, समझा दिया, समझाना था, समझ गए, आगे पढ़ लो। अभी पेपर है 19 तारीख को, फिर बैठ के रिसर्च की आराम से बात करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या कहानी है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द बेटा फॉलिकुलर फेज आ जाएगी। इस फेज में क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल ओवरी में बेटा वो ग्रो करेगा ग्राफियन फॉलिकल में, और वापस से बेटा सेकेंडरी oocyte जो है बाहर हो जाएगा ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, अब बेटा दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय सेवरल हार्मोन्स। जो हार्मोन्स कौन से रहेंगे, ऑब्वियसली बेटा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रहेंगे, एलएच और एफएसएच, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जस्ट लाइक मेल्स। लुटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स में लेडिक सेल्स पे अटैक कर रहे थे, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो सर्टोली सेल्स पे अटैक कर रहे थे। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, तो बेटा क्या होगा आगे देखिए, and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen थ्रू ग्रोइंग फॉलिकल। दोनों जो है बेटा लुटिनाइजिंग हार्मोन, वो बेटा पीक लेवल अटेन कर लेंगे 14th डे पर। रैपिड सिक्रीशन जो होगा लुटिनाइजिंग हार्मोन का बेटा वो मैक्सिमम हो जाएगा मिड ऑफ साइकिल में, जिसको बोलते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज। ठीक है, जो बेटा रप्चर करवाएगा ग्राफियन फॉलिकल का और सेकेंडरी oocyte का रिलीज करवाएगा। ठीक है, अब बेटा ओव्यूलेशन जो होगा is followed by the luteal phase during which the remaining part of the Graafian follicle transform as the corpus luteum। आगे देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो कॉर्पस लुटियम है बेटा वो सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन, जो जरूरी है किसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए। अब
Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of the pregnancy. अब बेटा प्रेगनेंसी में क्या होगा, सारे इवेंट्स जो हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो स्टॉप हो जाएंगे और मेंस्ट्रुएशन भी स्टॉप हो जाएगी. अब इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लुटियम जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा और क्या करेगा, डिसइंटीग्रेशन करेगा आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग का, और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से, नई मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से आ जाएगी. ठीक है, यही सिंपल सी कहानी है. अब बेटा ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज तक रहती है और फिर उसके बाद रुक जाती है फीमेल्स में. इसको बोलते हैं मीनोपॉज. जब मीनार्क होगा तब भी फीमेल्स में भयानक हार्मोनल फ्लक्चुएशन होगा और इस केस में भी ऑटो इम्यून डिजीज उनमें बढ़ जाती है. जैसे उनके उनके अंदर हाइपोथायरॉइड या हाइपरथायरॉइड या डायबिटीज की कंडीशन बढ़ जाती है. पहला सबसे ज्यादा खतरनाक चीज वो रहता है. फिर सेकंड कब रहेगा उनकी जिंदगी में, जब वो माँ बनेंगी. माँ बनते टाइम में बेटा बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज होती है. डायबिटीज हो सकती है किसी लेडी को, या हाइपरथायरॉइड हो सकता है, या हाइपोथायरॉइड हो सकता है. दूसरा और तीसरा मेन उनमें आता है बेटा ड्यूरिंग मीनोपॉज. इस टाइम पर भी भयानक हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं. आगे बात करें बेटा, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, किसके बीच में, मीनार्क से लेकर मीनोपॉज तक. ये रहा बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, समझ में आ गया आप लोग अच्छे से. क्या टफ लगा ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, आप मुझे ये बताओ. कुछ टफ था नहीं ना, है ना. चलो देखो, अब हम देखते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर को. होता क्या है बेटा, अभी हमने पढ़ लिया पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे हम पढ़ चुके हैं. WHO ने डिफाइन करा है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, पता है किस किस वे में, केवल फिजिकली नहीं बेटा, फिजिकल भी, इमोशनल भी और बिहेवियरल भी. आगे बात करें बेटा, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे जागरूकता फैल पाए बेटा लोगों में टूवर्ड्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ. और एड्स, HIV, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, इन सब से हम लोग दूर रह पाए. गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ये सब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं. इंडिया उन कंट्रीज में से है जिन्होंने बेटा फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी 1951 में. ठीक है, और इसको रीनेम कर दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से RCH प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया ये. बेटा एस्पेक्ट क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, पहला है कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना. इनफर्टिलिटी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, कोई माँ या बाप नहीं बन पा रहा है, उनको हेल्प करना. एसटीडीज को रोकना और MTPs और अबॉर्शन करवाना. आगे देखिए बच्चों, एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पहचानने के लिए. जैसे बेटा टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम हो गया, बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं. तो बेटा अगर कोई एबनॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम के साथ पैदा हो रहा है तो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू हम वो पता कर सकते हैं. अच्छा, इसके थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू हम ये भी पता कर सकते हैं बेटा कि वेदर वो मेल है, उसका सेक्स, या फीमेल है. ये हमारी कंट्री में बैन है बिकॉज ऑफ फीमेल फोइटिसाइड. ठीक, आगे देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. बेटा धरती माता, आप जाकर देख रहे हो पृथ्वी, भयानक पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. और आप लोगों को घमंड नहीं होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए. हम लोग जो है बेटा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया. चाइना को 2-2.5 साल पहले पीछे छोड़ चुके हैं हम लोग. ठीक, आगे देखो, अब क्या क्या हम कर सकते हैं ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए. कॉन्सेप्ट मेथड यूज कर सकते हैं, पीपल्स को एजुकेट कर सकते हैं कि लार्ज फैमिलीज ना रखें. भाई एक ही घर में 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 भैया बहना घूमेंगे तो यार सीधी सी बात है यार बेटा. अब मान लो 2 फैमिलीज हैं, दोनों फैमिली कमा रहा है, उनका बाप जो कमा रहा है, हेड ऑफ द फैमिली कमा रहा है, 50,000 रुपए अर्निंग है दोनों फैमिली की. एक फैमिली में केवल एक ही बच्चा है और दूसरी फैमिली में 7-7, 8-8 भाई बहन है. तो भाई अगर 10 भाई बहन, चलो 8 मान लो, और पापा मम्मी 10 लोग हो गए. यहाँ पर एक पापा मम्मी और एक बच्चा, केवल 3 लोग हो गए. ठीक है, तो अब वो 50,000 10 में डिवाइड करो, केवल एक पे 5,000 ही आता है. तो क्या खा पाएगा, क्या पढ़ पाएगा, क्या घूम पाएगा, क्या लेविश लाइफ जी पाएगा. यहाँ 3 में डिवाइड करो तो बेटा ये अराउंड 17,000 के आसपास आता है. तो 17,000 में तो ठीक ठाक पढ़ाई भी लेकर कर लेगा, सब कर लेगा, घर चल जाएगा, सब हो जाएगा. इसलिए एजुकेट करना था कि छोटी फैमिलीज रहे. ठीक है, छोटे छोटे उम्र में शादी करना रोकना, और बेटा पेरेंट्स को इंसेंटिव्स देना जिनका एक चिल्ड्रन है या 2 चिल्ड्रन है. और पता है जो सिंगल चिल्ड्रन वाले होते हैं उनके लिए स्पेशल कोटा भी होता है. हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तुम्हें पता लगेगा. या फीस में बहुत ज्यादा रिडम्पशन, बहुत ज्यादा फीस भी कम होती है. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है बेटा,
फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को रोकने वाले, इनको वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से अचीव किया जा सकता है। अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सी होनी चाहिए? जो बेटा यूजर फ्रेंडली हो, इजीली हम उसको यूज कर सकें, इजीली अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि हिमालय की चोटी चढ़ के जाओ फिर तुम्हें एक कॉन्डम मिलेगा, तो ये नहीं हो पाएगा पॉसिबल। इफेक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि भाई आपने यूज कर लिया है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और बच्चे बच्चे पैदा होते जा रहे हैं आपके। रिवर्सिबल होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और मेन है सेक्सुअल डिजायर में वो कोई बाधा ना डाले। अब कौन कौन से हम किन किन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? पहला है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है बेटा बैरियर मेथड, फिर है आईयूडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा हम लोग नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड की कहानी ऐसी है बेटा कि जब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 से 5 दिन चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। अब ओव्यूलेशन तो हो गई नहीं एकदम से, तो आप 6th डे अगर आप इंटरकोर्स करते हो, कॉपुलेशन करते हो, क्वाइटस करते हो, इस केस में क्या होगा, जब आपके पास वहां पर ओवम ही नहीं है, अगर स्पर्म चला भी गया तो स्पर्म सर्वाइव कर सकता है 3 दिन मैक्स 4 दिन, तो 5 दिन से 6 दिन से लेके 4 दिन 10 दिन ही हुए, अभी भी ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पर भी प्रेगनेंसी, ये एक नेचुरल मेथड है कि उस दौरान आप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने क्या पढ़ा था हमने कि भाई हर पॉपुलेशन, हर क्वाइटस रिजल्ट नहीं करता है प्रेगनेंसी में या फर्टिलाइजेशन में। आगे अगर हम बात करें बेटा तो ध्यान दीजिए, और कौन सा होता है, तो बेटा मान लो जैसे 27 दिन हो गए हैं, अब मालूम है कि 28वें दिन या मतलब कल या परसों मेंस्ट्रुएशन होने ही वाली है, उस केस उस ड्यूरिंग में भी अगर हम क्वाइटस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, पॉपुलेशन करते हैं, इस केस में भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। बट ये दोनों ही केसेस में ना बेटा रिस्की होता है। मान लो आपने 6th डे या 7th डे आपने क्वाइटस करा, अब इस केस में क्या होगा, पता चला कि भैया अर्ली ओव्यूलेशन हो गया, बाद 11वें दिन ही आ गया ओवम, स्पर्म मरे नहीं, लड़की पे वो अपने फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, वहीं आपने 26वें दिन, आपने 27वें दिन जाकर क्वाइटस करा, ठीक है, स्पर्म ने जाकर वो कर दिया, क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया ओवम को और इम्प्लांट हो गया, है ना। तो ये रिस्की मेथड्स हैं, लेकिन नेचुरल मेथड फिर भी बहुत हद तक अच्छा। एक तो क्या है बेटा, क्वाइटस इंटरप्टस, एक इसमें आएगा क्या, क्वाइटस इंटरप्टस, ये क्वाइटस इंटरप्टस। बेटा मेल्स कैन एसेस इजेक्यूलेशन का एग्जैक्ट टाइम कब है, मतलब ये मेल को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इजेक्यूलेशन होने वाला है, तो जो पेनिस इंसर्टेड है वेजाइना के अंदर उसी को बाहर निकाल दो और इजेक्यूलेशन आप बाहर कर दो। तो एक ये तरीका है जिससे क्या होगा, नेचुरल मेथड है जिससे आपका प्रेगनेंसी नहीं होगी। आगे अगर हम देखें बेटा बैरियर मेथड्स की बात करें तो उनमें आ जाएगा बेटा कॉन्डम्स, जो लेटेक्स शीट के बने हुए रहते हैं, मेल फीमेल कॉन्डम दोनों आते हैं। दूसरा होता है बेटा डायफ्राग्म, सर्वाइकल कैप्स या वॉल्ट्स, ये बैरियर हैं जो किसके बने रहेंगे, मेड ऑफ रबर, और बेटा इंसर्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अब बेटा कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स भी होती हैं, जेलीज होती हैं, फोम्स होते हैं, जिनको इनके साथ में यूज किया जा सकता है। अब आता है बेटा आईयूडीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो बेटा इंसर्ट करना पड़ता है डॉक्टर्स के थ्रू या ट्रेन नर्स के थ्रू, अपने से नहीं होगी। ठीक है, ये आपके कुछ आईयूडीज देखे रखे हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टीलोड 375। डायरेक्ट बेटा इन लोगों ने क्या पूछे हुए हैं आपसे, एग्जांपल्स पूछे हुए हैं। जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज हैं बेटा वो हैं लिपेस लूप, और बेटा जो हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज हैं वो हैं प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20। फिर आता है बेटा कुछ और ओरल पिल्स, तो ये आई पिल और अनवांटेड 72 आप लोगों ने देखी ही होगी, जिसको ओरल मेथड के थ्रू इनटेक करना पड़ता है। और ये क्या करते हैं, ये कई बार क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्ट्रॉन का या प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, और जस्ट विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस इसको लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जान पहचान में भी कोई इसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहा है तो उसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा ये किसका कॉम्बिनेशन है, प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है फीमेल की सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर भी, उसके आने होने वाले अगले ओव्यूलेशन पर भी, और उसके
क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी बहुत इफेक्ट डालती है ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। और इसलिए इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोला जाता है, रेगुलर यूज के लिए नहीं है। रेगुलर यूज के लिए हम सहेली यूज कर सकते हैं। फिर बेटा कुछ इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे बेटा एग्जांपल है नेक्स्ट, आपका नेक्सप्लानोन, ठीक है। ये स्मॉल फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रॉड है जिसको हम स्किन के अंदर डाल लेते हैं बाय ऑब्वियस डॉक्टर, जो रिलीज करेगा बेटा क्या, हार्मोन प्रोजेस्ट्रोजन रिलीज करेगा ब्लड स्ट्रीम में, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देगा। फिर बेटा सर्जिकल मेथड है, पहला है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या है, मेल में, आप देखो मेल में यहां से कट लगा दो, सिल दो। ट्यूबेक्टोमी है बेटा फीमेल्स में, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। अब आता है बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात अगर हम करें तो वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी, ठीक है। और इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब जानबूझ के अबॉर्ट करवाना बेबी को। इंपॉर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन बाय अबॉर्टिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, पहली बात। दूसरा, व्हेन प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन कुड बी हार्मफुल, कि भाई बैक टू बैक बच्चे हो रहे हैं तो माँ की हेल्थ पर अफेक्ट डालेगा, तब भी एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी करवाई जा सकती है। कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक। ध्यान रहे बेटा, अगर एमटीपी, एमटीपी भी बेटा क्या होता है, या तो सर्जिकल हो जाता है बेटा, या नहीं तो फिर क्या होता है, कुछ एक 5 टैबलेट्स का सेट है, उसको दिया जाता है फीमेल को। लेकिन इस केस में भी क्या है, शुरू के 3 महीने तक, प्रेग्नेंट होने के 3 महीने तक ही ये सेफ है। उसके बाद अगर आप इसको यूज करते हो तो बेटा फीमेल की जान पर भी आ सकती है। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों यही था हमारा वो सब तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोगों को ध्यान देने थे, किसमें, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अब अगर आप चाहते हो ये आपको पूरा पीडीएफ मिल जाए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस में आपके लेके आने वाला हूं, जो तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो हमारे 19 को बोर्ड एग्जाम में हेल्प करे। See you in the next class. Till then, goodbye.